नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों भारतीय वायुसेना का उत्तराखंड के चिल्यानी सैंड हवाई अड्डे से 3 दिनों का अभ्यास शुरू हो गया है। इस दौरान वायुसेना के मल्टीपर्पज AN-32 विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया गया और ये साल का पहला अभ्यास है। दोस्तों चिल्यानी सैंड भारत चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी में मौजूद है और ये सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना इस हवाई अड्डे को अब अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाना चाहती है और समय समय पर यहाँ पर अपने विमानों का अभ्यास करती है। हालांकि दोस्तों चिल्यानी सैंड हवाई अड्डे के विस्तार को बजट नहीं मिलने से यहाँ वायुसेना को भारी विमान उतारने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस हवाई अड्डे के आखिरी छोर पर कुछ घरों के होने की वजह से वायुसेना के बड़े विमानों की लैंडिंग यहाँ पर जोखिम भरी हो सकती है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज को बढ़ाया जा रहा है और इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वाला एयर लॉन्च संस्करण है उसका परीक्षण चल रहा है और ये जो ब्रह्मोस का नया वर्जन होगा उसकी रेंज 800 किलोमीटर तक होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि AK-203 राइफल्स को लेकर आ रही है। भारत सरकार ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए क्लाश्निकोव AK-203 राइफल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कोरबा में एक भारत रूस संयुक्त उद्यम में निर्माण और परीक्षण के चरण में पहुंच चुकी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने कहा कि AK-203 राइफलों के स्वदेशीकरण से भारतीय रक्षा बलों को असॉल्ट राइफलों के संबंध में आत्मनिर्भरता मिलेगी। इसके अलावा अजय भट्ट जी ने कहा कि 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च 2018 से 19 के कुल व्यय से 46% से घटकर 36.7 यानी कि 36.7% हो गया है। इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने बताया कि 2024 से 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा विनिर्माण को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों सिप्री ने भारत और रशिया के संबंध में एक बड़ा खुलासा किया है और हाल ही में सिप्री की एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि रशिया अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना हुआ है, लेकिन रशिया की बादशाहत पर तेजी से खतरा मंडरा रहा है। वहीं राफेल फाइटर जेट की डील करने वाले फ्रांस ने भारतीय हथियार बाजार में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी रशिया अभी तक सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई भारत को कर रहा है। साल 2018 से 2022 के बीच भारत के हथियारों के कुल आयात में रूस का हिस्सा मात्र 45% तक रह गया है। इससे पहले रूस का ये हिस्सा 64% तक था और सिप्री की रिपोर्ट में एक बार फिर से ये बात कही गई है कि भारत अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकर्ता देश है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने रशिया, फ्रांस, अमेरिका और अन्य देशों के साथ हथियारों की खरीद को भी कम कर दिया है। इसकी वजह यह है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दे रही है और देश में हथियारों को बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों विदेश मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 में कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC की यथास्थिति को बदलने के लिए चीन के द्वारा जारी एकतरफा प्रयासों ने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है और इस वजह से LAC पर शांति भंग हुई है। मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के साथ भारत का जुड़ाव जटिल है। हालांकि दोनों पक्ष आपस में मतभेदों को कम करने और विवाद को नहीं बनने देने पर सहमत भी हुए हैं और दोनों ही पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि सीमा प्रश्न का अंतिम समाधान होने तक सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए एक आवश्यक आधार भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड जिसे कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के लिए बनाया गया है उसका अभी डेवलपमेंटल ट्रायल चल रहा है और इसके बाद इसका गैलियम नाइट्राइड इन्फ्यूज पॉड का यूजर ट्रायल होगा 2023 के अंत में और 2024 की शुरुआत में इसका लिमिटेड प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा, जिसे कि तेजस मार्क 1A के लिए फरवरी से ही डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड के साथ ही आएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि HAL को लेकर आ रही है। दोस्तों HAL के चेयरमैन ने कहा कि वे अभी भी अर्जेंटीना के साथ बात कर रहे हैं फाइटर जेट्स की डील को लेकर और हो सकता है कि भारत को इसके लिए एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना 15 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है और अर्जेंटीना के जो पायलट्स थे वो पहले ही भारत में इस फाइटर जेट का टेस्ट भी कर चुके हैं और HAL चाहती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत फाइटर जेट्स की डिलीवरी तेजी से पूरी करे ताकि जो फॉलो ऑन ऑर्डर है 50 और मार्क 1A फाइटर जेट्स का वो उन्हें मिल सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री ने अरब सागर में फ्रांस की नेवी के जहाजों FX डिक्समुड जो कि एक मिस्ट्राल क्लास का एम्बिफियस असॉल्ट शिप है और लाफेटी क्लास के फ्रिगेट के साथ 10 से 11 मार्च
2023 को एक संयुक्त अभ्यास किया है। इस अभ्यास में समुद्री विकास का एक व्यापक स्पेक्ट्रम देखा गया, जिसमें कि क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डिंग अभ्यास और सीमैनशिप विकास भी शामिल है। आईएनएस सह्याद्री जो कि अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है और इसमें हवा सतह और सब सरफेस के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने की क्षमता है और ये विशाखापट्टनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इजराइल से बढ़ते खतरों के बीच ईरान ने रूस से सुखोई Su-35 खरीदने पर अंतिम मोहर लगा दी है और जल्द ही इस लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए एक डील पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दरअसल सुखोई Su-35 रशिया का नया लड़ाकू विमान है। चीन समेत दुनिया के कई देशों ने इस लड़ाकू विमानों को खरीदने की इच्छा भी जताई है। इस बीच ईरान ने अब इन्हें खरीदने की मंजूरी दे दी है। ईरान काफी समय से विमानों की कमी से जूझ रहा है। इससे ईरानी वायुसेना को एक नई ताकत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रतिबंधों की वजह से ईरान की जो वायुसेना है उनके पास जो विमान है यानी फाइटर जेट्स हैं वो काफी पुराने हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान के पास वर्तमान में ज्यादातर रूसी और सुखोई लड़ाकू विमान है। इसके अलावा चीनी J-7 विमान भी ईरान के पास है और अमेरिका के F-4 और F-5 फाइटर जेट्स भी ईरान के पास हैं। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईरान ने रशिया की काफी मदद की और शायद 136 ड्रोन देकर उसने रशिया को एक बड़ी बढ़त यूक्रेन के युद्ध में दिलाई। ऐसे में अब रशिया से हथियारों की अदला बदली ईरान कर रहा है। वही Su-35 दोस्तों काफी घातक विमान माना जाता है। Su-35 विमान दुश्मन के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को आसानी से चकमा दे सकता है। ये विमान हवा में अत्याधुनिक मैन्यूवर भी कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन अब आर्टिफिशियल शिप डिजाइनर पर काम कर रहा है, जो कि 1 साल का काम सिर्फ 24 घंटे में कर देगी। दरअसल चीन की शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में 100% सटीकता और तेजी के साथ एक युद्धपोत के इलेक्ट्रिकल लेआउट को डिजाइन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का दावा किया है। चीन के शोधकर्ताओं ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइनर ने उस काम को पूरा करने में केवल 1 दिन लगाया, जिसे कि इंसान का जो सबसे उन्नत कंप्यूटर के उपकरण है उसे पूरा करने में 1 साल का वक्त लगाते हैं। दरअसल दोस्तों, जो मॉडर्न वॉरशिप्स होते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऐसे में कई तरीके की गलतियां हो सकती हैं और उन्हें खोजने और सुधारने में कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन चाइना के शोधकर्ताओं ने करीबन 400 से अधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों के साथ AI डिजाइनर का परीक्षण किया और उन्होंने पाया कि AI बिल्कुल 100% सटीकता के साथ अपना काम कर रही है। दोस्तों, चाइना अब अमेरिका को पूरी तरीके से पीछे करने की कोशिश में लग चुका है। ऐसे में चाइना अमेरिका की हर तरीके की खुफिया जानकारी को जुटाने का कार्य कर रहा है। चाहे बात आप चीन के जासूसी गुब्बारे की ले लो या फिर इनके जासूसी जहाजों की, चाइना ये काम लगातार जानकारी जुटाने के लिए कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से चाइना की एक और करतूत सामने आई है। हाल ही में चीन ने हवाई पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सैटेलाइट से दागे गए हरे रंग के लेजर का इस्तेमाल किया है और इस घटना को हवाई के एक द्वीप की पहाड़ की चोटी के ऊपर लगे लाइव स्ट्रीम कैमरे ने रिकॉर्ड भी कर लिया और ये कैमरा टेलीस्कोप से कनेक्ट था। दरअसल दोस्तों, हवाई में अमेरिका का जॉइंट बेस पर्ल हार्बर हिकमैन स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर में अमेरिकी वायुसेना और उनकी नौसेना का बड़ा सैन्य अड्डा है। इस सैन्य अड्डे को अमेरिका का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर ही हमला किया था। हालांकि शुरुआत में ये कहा गया था कि ये रोशनी नासा के एक सैटेलाइट से आई थी, लेकिन बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, जिसमें कि कहा गया कि ये जो हरे रंग की रोशनी थी, इस रोशनी के पीछे एक चीनी प्रदूषण निगरानी सैटेलाइट डाकी 1 का हाथ है। और इस घटना के बाद कई तरीके के सवाल खड़े उठ चुके हैं, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि हवाई में इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सेना की उपस्थिति को देखते हुए भी चीन को यहीं पर प्रदूषण की निगरानी करना जरूरी था। और ये घटना दोस्तों चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के कुछ हफ्तों के बाद ही हुई है। दोस्तों, पर्ल हार्बर की अगर बात करें तो यह अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है और यहाँ पर दोस्तों यूनाइटेड स्टेट पैसिफिक फ्लीट और पैसिफिक एयर फोर्सेस का भी सेंटर है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर चीन इस द्वीप पर हमला करता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जापान ने भी दोस्तों 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर ही अटैक किया था, जिसके बाद मजबूरन अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा था। हालांकि अब डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि चीनी जासूसी गतिविधियां अमेरिका पर अचानक हमले में बड़ी भूमिका निभा सकती है, जिसके पीछे का कारण साफ है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप आसानी से अपने दुश्मन को काउंटर कर सकते हो और ये काम चाइना कर रहा है अपने जासूसी उपकरणों के माध्यम से। एक चीज और यहाँ पर सामने आई है कि चाइना दरअसल जो सैटेलाइट्स उसने बनाए हैं सिविलियन पर्पस से, उनका इस्तेमाल वो सैन्य मिशन के लिए कर रहा है। और चीन का ये जो डाकी 1 है, इसका लेजर
खास तौर से वातावरण के घनत्व की निगरानी करता है और हवा की अलग अलग दिशाओं का भी पता लगा सकता है। ये ठीक वही डेटा है जो चीन के लिए छोटी मल्टीपल री एंट्री व्हीकल न्यूक्लियर वॉरहेड या फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वॉरहेड को सटीक रूप से टारगेट करने के लिए जरूरी है। और चाइना हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी लगातार काम कर रहा है। खुद अमेरिका भी चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइलों का लोहा मान चुका है और चाइना के जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करना और इनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये प्रतिकूल मौसम में भी अपने लक्ष्य को आसानी से गिरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी कंडीशन ये है कि आसपास के मौसम का सटीक डेटा मिलना चाहिए और चाइना का डाकी-1 वही काम कर रहा है। और ये जो डाकी-1 सैटेलाइट है वो हाइपरसोनिक मिसाइल हमले के लिए मौसम का सटीक डेटा दे सकता है। तो आप यहाँ से आप कॉन्ट्रडिक्शन लगा सकते हैं कि किस तरीके से चाइना डाकी-1 जैसे सिविलियन सैटेलाइट का इस्तेमाल अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेटा भेजने के लिए कर सकता है। इसीलिए दोस्तों वो पर्ल हार्बर पर अचानक भी हमला कर सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इसरो को लेकर आ रही है। दोस्तों इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि इस वक्त इसरो लगभग 1500 नई टेक्नोलॉजी क्षेत्रों पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे विभिन्न केंद्र इस पर काम कर रहे हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि न्यू मटेरियल्स डेवलपमेंट, नैनो मटेरियल्स, न्यू केमिकल फॉर्मुलेशंस, न्यू डिवाइस इन रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक प्रपल्जन, न्यूक्लियर थर्मल प्रपल्जन और क्रायोजेनिक प्रपल्जन इसमें शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और सैटेलाइट्स के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी विकसित कर रहे हैं, जैसे कि हल्के वजन की संरचनाएं, सैटेलाइट के लिए बस स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर, पावर बस आर्किटेक्चर, बैटरी टेक्नोलॉजी और एनर्जी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। साथ ही उन्होंने बताया कि इसरो इस वक्त ऑप्टिकल सिस्टम की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसके लिए बाकायदा इसरो ने इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम के लिए एक प्रयोगशाला भी खोली है। यही नहीं, इसके अलावा एस सोमनाथन जी ने कहा कि इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इस वक्त डिप्लॉयबल मिरर्स, एंटीना सिस्टम और हाई रेजोल्यूशन डिटेक्टर्स पर भी काम कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।